ये है एनालॉगी का क्वेश्चन। इसमें क्या कह रहा है, इसका इससे जो संबंध है, इसका वही संबंध किससे होगा। ये है आपकी शब्द एनालॉगी। शब्द एनालॉगी के अंदर जो अल्फाबेट्स होते हैं, जैसे ये पहला अल्फाबेट इसके पहले अल्फाबेट से कहीं ना कहीं रिलेट करता है। अब ये नंबर से आपके जो हम निकाल सकते हैं, कौन से नंबर, अल्फाबेट के नंबर जो अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। जैसे ई होता है 5 पे और जी होता है 7 पे, इसका मतलब यहाँ 2 का डिफरेंस रहा होगा। एल होता है 12 पे, एन होता है 14 पे, तो यहां भी 2 का डिफरेंस है। ई 5 पे है और यहां जी 7 पे है, फिर से 2 का डिफरेंस। 3 पे सी होता है और 5 पे ई होता है, तो 2-2 के डिफरेंस पे सब चल रहे हैं। हम लास्ट में भी एक बार चेक कर ले, 3 और 5, यहां भी आपका जो है यहाँ 2 का डिफरेंस आ गया। अब देखो यहाँ एक एक चीज को चेंज करते जाएं, सब में 2-2 का डिफरेंस आता जा रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, बस यहाँ आपको अल्फाबेट के नंबर लिखने हैं और उनमें 2-2 ऐड करके देखना है। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे ई है एफ छोड़ के जी आ गया, एल है एम छोड़ के एन आ गया, ऐसे भी कर सकते हैं। तो नंबरिंग नहीं करना चाहते तो हम ऐसे कर सकते हैं, एन है तो ओ छोड़ के पी आएगा, यू है तो वी छोड़ के डब्ल्यू आएगा, सी है तो डी छोड़ के ई आएगा, पी डब्ल्यू ई से स्टार्ट होने वाला सिर्फ ऑप्शन बी है, तो यही मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस टाइप से भी कर सकते हैं, विदाउट नंबर आप इसे सोल्व भी कर सकते हैं, विदाउट नंबर भी ये हो जाता है। चलिए आगे चलते हैं। नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है। जब भी इस टाइप की फिगर आप लोगों के सामने आएगी, भाई कुछ भी नहीं करना, आपको देखना है बड़े त्रिभुज के अंदर कितने छोटे त्रिभुज मौजूद हैं, बस वो देखना है। वो कितने हैं, एक ये रहा, एक ये रहा, एक उसके अंदर रहा, तो 1 2 3, ठीक है, 3 त्रिभुज यहां अंदर मौजूद है। जितने अंदर त्रिभुज मौजूद होते हैं छोटे वाले, उसका 4 गुना करना है, जो आएगा वो होंगे अंदर के सारे त्रिभुज, और एक त्रिभुज ये आपका बाहर बच जाता है, तो ये होता है अलग से ऐड। तो हम क्या करते हैं कि अंदर त्रिभुज देखते हैं, छोटे त्रिभुज कितने हैं, काउंटिंग करते हैं सीधे सीधे, उसका 4 गुना प्लस 1, तो 4 गुना किया, 3 के अंदर 3 चौक 12 और 1 उसमें ऐड कर दिया तो 13 हो गए। तो यहाँ टोटल 13 त्रिभुज मौजूद हैं। असंगत का चयन करें, तो मतलब यहां आपके पास 3 एक जैसे होंगे, एक अलग होगा, किसी ना किसी रूप में 3 एक जैसे होते हैं। जैसे यहां अगर हम पढ़ें तो पहला ऑप्शन जनवरी, फिर जून, फिर जुलाई, अगस्त, यहां सब क्या लिखे हुए हैं, महीनों के नाम लिखे हुए हैं। अब जो महीनों के नाम होते हैं वो ज्यादातर महीनों के दिनों के वजह से अलग होते हैं, और इनमें हमेशा एक जो सबसे अलग पहचान में आता है वो होता है फरवरी। फरवरी यहां लिखा नहीं है, तो बाकी जो जितने भी महीने होते हैं उनमें या तो 30 दिन होते हैं या तो 31 दिन होते हैं। तो अब हमें देखना है, अगर 30 दिन वाले 3 होंगे तो 31 वाला अलग हो जाएगा, अगर 31 वाले 3 होंगे तो उसमें आपका 30 वाला अलग हो जाएगा। तो इसे अगर हम देखें तो इसमें हम लोग समझ सकते हैं कौन कौन से एक साथ है। जनवरी 31 का होता है, फिर जनवरी के बाद अगर हम बात करें जून की, अब अगस्त भी हमें पता है 31 दिन का होता है, ठीक है, जुलाई भी, जुलाई और अगस्त 2 ऐसे महीने हैं जो लगातार 31 दिनों के होते हैं। तो इनसे अलग कोई भी जो है आपका लगातार 2 महीने 31 तारीख के नहीं होते एक साल के अंदर। बहुत से बच्चे कहते हैं सर दिसंबर के बाद जो जनवरी आता है वो भी तो दोनों लगातार 31 दिन के होते हैं, बट भाई वो साल बदल जाता है, ठीक है, दिसंबर में अलग साल होता है, जनवरी में अलग साल होता है। अब आप लोग समझें कि इसमें से हमारे पास कौन सा अलग होने वाला है। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। अब जून में जो है वो 30 महीने 30 दिन होते हैं, तो जून के हो गए 30 दिन, तो बाकी सब में है 31 दिन। इसका मतलब ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब ऐसा भी होता है कई बार ना, ये आपके सीजन के अकॉर्डिंग भी होता है, गर्मी और सर्दी, बट वो तब लगता है अगर यहाँ 2 30 के होते 2 31 के होते, तो फिर हम ये सोचते कि भाई ये कहीं आपके गर्मी और सर्दी के हिसाब से तो नहीं हो रहे हैं। फिर अगर वो वहां भी डिफरेंस नहीं आता है तो फिर हम देखते हैं कि बारिश का मौसम तो अलग नहीं है। तो इस टाइप से इसमें असंगत पता करने के 3-4 तरीके होते हैं जो महीने वाले क्वेश्चन होते हैं। 13 से जैसे 196 आया, 17 से 324 आया, तो 16 से वैसे क्या आएगा। एनालॉगी का क्वेश्चन है जिसमें हमारे पास नंबर एनालॉगी होती है और नंबर एनालॉगी के अंदर हमें इनका रिलेशन फाइंड करना है। अब 13 से हमारे पास 196 आया है। अब 13 एक छोटी संख्या है, 196 एक बड़ी संख्या है। अब 196 जो है जानी पहचानी संख्या है, और जानी पहचानी क्या है कि ये 14 का वर्ग होता है, ठीक है बच्चों। अब 13 और 14 का रिलेशन ये है कि +1 करके हम 14 पे जा सकते हैं। अब हमें ये देखना पड़ेगा क्या ये आपका 17 से 324 में रिलेट करता है कि नहीं करता है। कैसे करता है, तो 17, अब हमें +1 करके लेना है, +1 जो हो गया 18। अब इसका वर्ग होना चाहिए सामने, और वर्ग है इसका जो कि है 324, तो इसका मतलब यहाँ
इससे अगली संख्या का वर्ग लिखा हुआ है, तो 16, 16 से अगली संख्या होती है 17, तो 17 का वर्ग हमें लिखना है जो कि 289 होता है। तो इसका मतलब ऑप्शन बी नहीं, माफ कीजिए, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एनालॉजी के ऐसे क्वेश्चंस, ऐसे रिलेशन आप लोग फाइंड कर सकते हैं। ये है आपका सीरीज का क्वेश्चन। अब सीरीज में आप लोगों को सबसे पहले ये देखना है कि भाई जो पहली और दूसरी संख्याएं हैं वो बहुत ज्यादा दूर तो नहीं है। अगर वो बहुत ज्यादा दूर होती तो वो गुणा का, वर्ग का और या घन का क्वेश्चन होता है। अब 99 और 110 बिल्कुल पास पास होते हैं, जबकि ये आपके बहुत ज्यादा दूर नहीं है, तो हम लोग यहाँ अंतर निकालेंगे। अब 99 से 110 के बीच में 11 का अंतर आता है, तो आगे देखिए हमारे पास कितना अंतर आ रहा है, तो यहाँ 22 का आ रहा है, और 11 और 22 का रिलेशन हमें सीधा सीधा दिख रहा है, 11 का टेबल चल रहा है, उसे आगे लेकिन रिलेट कर लेंगे। अब हमारे पास रिलेट करने के लिए अगली संख्या नहीं है, मिसिंग है, तो इसलिए हम इसी के बिहाफ पे देखेंगे कि पहले 11 का, 11 दूनी 22, तो 11 3 33 का डिफरेंस होना चाहिए। अब हम इसको अप्लाई तो कर देंगे, लेकिन अभी हम श्योर नहीं होते हैं, तो इसलिए करके देख लेते हैं। 3 2 5, 3 3 6, 165। ठीक है, अब हमने ये ऐड कर दिया। अब हमने 33 किया है, तो अगले में 44 होना चाहिए, और 44 को क्रॉस चेक करेंगे इसमें ऐड करके। अगर ये हमारा उससे रिलेट कर गया, जैसे कर गया, तो इसका मतलब हम ये जो लगा रहे हैं डिफरेंस, ये बिल्कुल ठीक है, 11 के टेबल में चलेगा। तो 11 पंजे 55, फिर मुझे 55 ऐड करना है, 55 और 9 64 होता है, तो 264 अगली संख्या होगी। 264 और पहली संख्या थी हमारी 165, 165 और 264 जिसमें होगा वही मेरा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी मेरा करेक्ट आंसर बन जाएगा। ये है आपके दर्पण प्रतिबिंब। आपसे कहा कि जो इधर लिखा है उसका दर्पण प्रतिबिंब इधर क्या बनेगा, तो ऐसे क्वेश्चन में लिखा होता है कि दाईं तरफ आपका दर्पण रखने पर दिए गए शब्द का दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। तो दर्पण प्रतिबिंब के लिए 2 से 3 चीजें, छोटी छोटी सी बातें दिमाग में रखनी है। पहली बात तो ये है कि आपका चाहे दाएं पे रखा हो, चाहे यहाँ नीचे रखा हो, आपका दर्पण कहीं भी रखा हो, तो उसमें जो शब्द की बनावट है वो शब्द की बनावट चेंज नहीं हो सकती। मतलब समझो, वैसे तो आपको लगेगा बदला हुआ, मैं ये कह रहा हूं जैसे यहाँ स्मॉल वाई लिखा है तो ये कैपिटल वाई नहीं बन सकता, स्मॉल बी कैपिटल बी नहीं बन सकता, तो लेटर की बनावट चेंज नहीं होगी। ठीक है, और जहां से क्वेश्चन खत्म होता है, आंसर आपका वहां से स्टार्ट होगा उसका दर्पण प्रतिबिंब बनते हुए। तो y पे क्वेश्चन खत्म हुआ है, तो y से आंसर स्टार्ट होगा उसका दर्पण प्रतिबिंब बनते हुए। ठीक है, अब यहाँ कैपिटल Y आ गया, यहाँ भी कैपिटल Y। मैंने कहा स्मॉल y से अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है तो कैपिटल Y में नहीं बदलेगा, तो इसलिए ऑप्शन बी और डी तो बिल्कुल भी नहीं होगा। अब बात करते हैं, 2 ऑप्शन हमारे पास बन सकते हैं, उन दोनों ऑप्शन को देखते चले जाएंगे, जहां उनमें डिफरेंस आएगा उसी को हम लोग यहाँ ऊपर क्वेश्चन से मैच करेंगे। जैसे YHPARGOIL तक ये सेम है, तो यहां तक मुझे ऊपर क्वेश्चन में देखने की जरूरत नहीं है। फिर यहाँ बी और डी लिखा है, अब हमें चेक करना है ऊपर कैपिटल बी है कि स्मॉल बी है, तो यहाँ कैपिटल बी है तो इसलिए कैपिटल बी वाला ही बनेगा। मैंने अभी बताया कि इसकी बनावट चेंज नहीं होगी, तो ऑप्शन ए नहीं होगा, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा। एक निश्चित कूट भाषा में फॉरेस्ट को SPGVUG लिखा गया। ठीक है, तो अब बच्चों इनको क्या करना है ना, आप लोगों ने इन दोनों को लिख लेना है और इनको रिलेट करना है। जैसे हमने किया FOREST फॉरेस्ट, अब हमें से क्या लिखा है SPGVUG। अब हम अगर देखें जो भी लेटर 2 जगह आया हुआ होगा उसको चेक करेंगे। जैसे हम देखें यहाँ भी जी है और यहाँ भी जी है। ठीक है, F का G से डायरेक्ट रिलेशन होता है, F के नेक्स्ट G होता है, और R के नेक्स्ट S होता है, O के नेक्स्ट P होता है। तो इन तीनों का रिलेशन है क्रॉसिंग मेथड से, और वो भी एक एक के डिफरेंस पे, F से G। तो उसी टाइप से मुझे फ्रेंड का फाइंड करना है, तो मैं पहले 3 लूंगा, FRI, तो I से नेक्स्ट यहां लिखूंगा, F से नेक्स्ट यहां लिखूंगा, और R से नेक्स्ट यहां लिखूंगा, SJG। JSG से स्टार्ट होगा, तो यहां मेरे पास 2 ऑप्शन है, तो मुझे आगे भी देखना पड़ेगा। अब E से मैं G की तरफ गया, F को छोड़ के, E से G की तरफ F को छोड़ के जाऊंगा, तो E से FG, तो यहाँ G होना चाहिए जो कि लास्ट में बनेगा, तो इसका मतलब यहाँ लास्ट में G इसमें बना है, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्रॉसिंग मेथड कहलाता है, जिसमें आपकी ये तीनों क्रॉस होके, ये तीनों क्रॉस होके बनते हैं। अगर ये 6 लेटर है, 3 उधर हो गए 3 उधर, तो बीच में एक लेटर ऐसा भी आ जाता है कि वो सेम रहता है या फिर उसका रिलेशन बीच वाले से ही होता है, तो वो अलग टाइप से हो जाता है। तो उम्मीद करता हूँ ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा।
7 व्यक्ति ए बी सी डी ई एफ और जी एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं। आपको उत्तर से दक्षिण से जो उसकी यहाँ पे दिशा दी हुई है उससे कोई लेना देना नहीं है। आपको क्या करना है, सिंपल सा अपने सामने 7 व्यक्ति ऐसे टाइप से बैठा देने हैं जिसमें कि आपका लेफ्ट उसका लेफ्ट हो जाए और आपका राइट उसका राइट हो जाए। बस आप अपने दाएं और बाएं का अपने अनुसार बनाएं ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। फिर 7 व्यक्ति को आप बैठा दो, ये ऐसे मैंने बैठा दी, 3 4 5 6, 7 व्यक्ति हो गए। अब वो जो भी आपको बोलेगा स्टेप बाय स्टेप आप चलेंगे। अगर कोई रिलेशन वहां नहीं मिलेगा उस लाइन को छोड़ देंगे। जैसे उसने कहा ए बाईं ओर से दूसरे स्थान पर, आपका बायां किधर है, इधर बाईं ओर से दूसरा स्थान, पहला स्थान ये रहा, दूसरा ये रहा, तो दूसरे स्थान पर ए बैठा है तो हमने ए को बैठा है, ए बाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठा है। ए और सी के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, ए और सी के बीच में एक व्यक्ति मैं इधर बैठा दूं, एक ये हो गया तो सी को यहां बैठना चाहिए क्योंकि ए के इधर अगर हम जाए 2 प्लेसेस खाली हम नहीं छोड़ सकते क्योंकि एक ही जगह बची है, तो इधर तो हम सी को नहीं बैठा पाएंगे, तो इसलिए सी को हमें यहां बैठाना पड़ा। ये आप लोग समझ गए होंगे कि किस केस में हमें किसको किधर बैठाना होता है। तो यहां तक होने के बाद अब आप आगे चले। उसने कहा डी और एफ के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। अब हमें ना तो डी का पता है ना ही एफ का पता है कि उन्हें कहां बैठाना है, उनका कोई रिलेशन ए और सी से या दाएं बाएं से उसने नहीं दिया है, तो इस लाइन को आप लोग इग्नोर करके छोड़ देंगे, बाद के लिए आगे चलेंगे। उसने कहा डी ए के ठीक बगल में बैठा है, तो डी को मैं इधर भी बैठा सकता हूं और इधर भी। तो आप लोगों को क्वेश्चन में क्या करना है ना, एक जगह अपनी तरफ से लेके चल लेनी है, तो मैंने यहाँ पे ली, उसके अकॉर्डिंग उसको बैठा देना है। फिर अगर वो गलत होता है तो इंटरचेंज होकर ये प्लेसेस इधर उधर हो जाती है, हमें एक आइडिया मिल जाता है कि हमने सही किया कि गलत किया। अब उसने कहा है बी डी के ठीक बगल में है, बी जो है डी के ठीक बगल में बैठा है, तो डी ये रहा तो बी यहां बैठेगा। फिर डी जो है बी डी के ठीक बगल में बैठा है। अब डी का ऊपर एक रिलेशन दिया हुआ था जो हमने छोड़ा था, वो था डी और एफ के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। डी और एफ के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठते हैं, तो डी अगर यहां है तो एफ यहां बैठाना पड़ेगा, तभी 3 व्यक्ति हो सकते हैं। 1 2 3, इधर तो इतनी जगह नहीं है, इसलिए हम लोग जो बैठाया वो बिल्कुल ठीक है, तो हमें चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब उसने कहा ई सी के ठीक बगल में नहीं है, सी के ठीक बगल में ई नहीं है, तो एक ही जगह बची ई को बैठाने की, वो यहां मैं बैठा देता हूं। तो एक बचता है जी, जी को मैं यहां बैठा लूंगा, सारी प्लेसेस फिल हो गई। अब हमारा बिल्कुल एक्यूरेट सिटिंग अरेंजमेंट हो गया। इस टाइप से आप सिटिंग अरेंजमेंट कर सकते हैं। तो सिटिंग अरेंजमेंट की ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत यूजफुल होते हैं। अब इसमें ना कई बार क्या होता है, एक ही ऐसे बनाने के बाद 2 से 3 क्वेश्चन उसके नीचे दे देता है, तो ये कई बार 2 से 3 नंबर देके जाता है हमें, लेकिन इसे एक नंबर में भी बैठाने में कोई हमें ज्यादा दिक्कत नहीं आती है। अब उसने कहा एफ के बाईं ओर, अब एफ कहाँ है हमारा, और इसके बाईं ओर, बायां इधर है, ठीक बगल में, ठीक बगल में जी बैठा है, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाघ का जो रिलेशन भारत से है, जायंट पांडा का वही रिलेशन किससे होगा, ये क्वेश्चन है। ये आपका एनालॉजी का क्वेश्चन है जिसे हम कहते हैं शब्द एनालॉजी। तो शब्द एनालॉजी में अब हमें ये देखना है कि बाघ और भारत का क्या रिलेशन है। बाघ मतलब टाइगर। अब टाइगर जो है वो भारत का राष्ट्रीय पशु है, ठीक है। अब बाघ जैसे भारत का राष्ट्रीय पशु है, वैसे ही हमें देखना है कि भाई जायंट पांडा किसका राष्ट्रीय पशु है। ताइवान का तो नहीं है, वियतनाम का भी नहीं है, रूस का भी नहीं है, चाइना, तो चाइना का आपका जायंट पांडा जो है वो राष्ट्रीय पशु है, तो इसलिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाए। तो ऐसे क्वेश्चंस में दोस्तों क्या होता है कि कहीं भी एक संख्या गायब होती है और उसके अनुसार हमें उस संख्या को फाइंड करना है, तो बाकी से वही रिलेशन फाइंड करना होगा। तो इसके लिए हम सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन मार्क क्या है। जैसे इसमें यहाँ है, तो इन दोनों के रिलेशन से मैंने क्वेश्चन मार्क फाइंड किया होगा, तो यहाँ 26, 4 और 6 के रिलेशन से, 3 और 9 के रिलेशन से 45, और 9 होगा 3 और 3 के रिलेशन से। तो इनके रिलेशन से जो ऊपर वाली संख्या बनी है उसी रिलेशन के अनुसार हम लोग जो है यहाँ क्वेश्चन मार्क को फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ हम 3 से 3 की तरफ जाते हैं, 3 और 3 से हमें 9 लाना है, तो 3 3 9 होता है, तो गुणा करके आ सकता है। लेकिन क्या ये चीज यहाँ अप्लाई हो रही है, 3 9 27, यहाँ तो 45 है, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। इस टाइप से हम इसे फाइंड आउट नहीं करेंगे। तो लेकिन जनरली पहले देख के आपके दिमाग में यही बात आएगी, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। अब बात करते हैं कि भाई इस 9 को हम कैसे ला सकते हैं। 9 को लाने के लिए आप लोग देखें, यहाँ जो आगे की जो संख्याएं हैं, जैसे यहाँ ये 45 एक बड़ी संख्या है। अब 45 का रिलेशन 3 और 9 से क्या हो सकता है, ठीक। गुणा करें 9 3 27, अगर 27 का मैं कुछ गुणा करके जाऊं तो 45 पे जा सकता हूं, लेकिन अगर ऐसे मैं बढ़ा के बड़ी संख्या बनाऊं तो यहाँ 3 3 9 से बड़ी संख्या फिर हमारी कैसे बनेगी।
तो ये जो ऐसी चीजें होती हैं कि यहाँ की संख्या तो इनकी गुणा से भी बड़ी आएगी और यहाँ की जो संख्या है वो गुणा करके आ गई या उससे छोटी आ गई, तब ऐसे केसेस में आप लोग इन दोनों संख्याओं के वर्गों और घनों की तरफ जाएंगे, वहां से आपको एक आंसर मिलेगा। कैसे? जैसे मैं यहाँ बात करूं 3 का वर्ग 9, यहाँ बात करूं 3 का वर्ग 9, तो 9 और 9 क्या होता है 18, 18 का अगर आधा करूं तो मुझे ये संख्या मिल जाएगी जो ऊपर है। ऐसे ही मैं इसकी तरफ जाऊं, 3 की होता है 9 और 9 का वर्ग होता है 81, 81 और 9 होता है 90। अब 90 का अगर मैं आधा करने जाऊं तो मुझे 45 मिल जाएगा जो कि ऊपर है। अब क्या ये चीज यहाँ अप्लाई हो रही है? अगर यहाँ हो रही होगी तो लास्ट में हम उसे अप्लाई करेंगे। तो 4 का वर्ग 16 और 6 का 36, 36 6 42 10 52 और 52 का हाफ होता है 26 जो कि यहाँ ऊपर दिया हुआ है। तो इसका मतलब हमने ये कॉन्सेप्ट यहाँ अप्लाई करना है। तो हमें क्या लेना है? यहाँ 2 का वर्ग जो कि 4 होता है, 2 का वर्ग जो कि 4 है, तो ये क्या हो गया 8, और 8 का फिर हमें क्या करना है आधा करना है, तो ये हो गया 4। तो इस तरीके से ऑप्शन ए जो है आपका करेक्ट आंसर हो गया। ऐसे करके आप लोग इन क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। तो क्या ध्यान रखना है इसमें सबसे छोटी सी बात ये दिमाग में रखनी है कि अगर इन दोनों की गुणा ऊपर जो है दी है या उससे छोटी संख्या है और अगली बार गुणा करें तो उससे बड़ी संख्या ऊपर आ जाए, तब ऐसे केसेस में ये ट्रिक आप यूज कर सकते हैं। नीचे दी गई श्रृंखला में पर्सन चिन्ह के स्थान पर कौन सा अक्षर समूह आएगा? तो यहां आप देखें CDE से HIJ आया, फिर MNO बना, फिर RST बना। तो ये है एक सीरीज का क्वेश्चन जिसे हम कहते हैं आपकी अल्फाबेटिकल सीरीज। तो इसमें अगर मैं नंबरिंग के हिसाब से देखूं, C 3 पे है, D 4 पे है और E 5 पे है, जबकि H 8 पे होता है, I 9 पे और J 10 पे। तो हमने क्या किया होगा, यहाँ पहले से पहले को अगर कंपेयर करूं तो 3 + 5 8, 8 + 5 13 होना चाहिए और 13 पे ही M होता है, तो 13 और 5 18 होना चाहिए, तो वो R 18 पे ही होता है, तो 18 और 5 23, तो 23 नंबर वाला यहाँ आएगा जो कि W बनेगा। तो W से स्टार्ट होगा आपका आंसर और ऐसा सिर्फ एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन 2। अब इसे हम दूसरे तरीके से भी देख सकते हैं, जैसे ये यहाँ 5 पे खत्म हुआ तो 8 से स्टार्ट हुआ, 5 और 3 8, 10 पे खत्म हुआ, ये 13 से स्टार्ट हुआ, 10 3 13। फिर यहाँ ये O 15 पे खत्म हुआ और R 18 पे, तो 3 ऐड करके आ गया। तो ऐसी T जितने पे होता है, कितने पे होता है 20 पे, उसमें 3 ऐड करके यहाँ W से स्टार्ट हो सकता है। फिर लगातार है 3 4 5, तो यहाँ W X Y, ऐसे करके आप लोग मतलब 23 24 25 यहाँ x आएगा, यहाँ y आएगा, तो दोनों में से किसी भी मेथड से इसको पता कर सकते हैं। उस विकल्प को चुनिए जो दिए गए प्रश्न में सादृश्यता को पूर्ण करेगा, मतलब एनालॉगी को पूरा करेगा। जैसे 87 से 69 है, तो 46 से क्या आने वाला है? तो ऑब्वियस सी बात है कि भाई 87 से 69 आया तो छोटी संख्या आई, जबकि 46 से भी एक छोटी संख्या आनी चाहिए जो कि ऑप्शन में है आपकी 47 57 78 82। तो अगर हम देखें भाई, अगर ये माइनस करके आया होता तो ऑप्शन में 46 से छोटी संख्या रही होती, तो यहाँ माइनस नहीं किया गया, पहली चीज। दूसरी चीज, ये वर्गों को अगर मैं देखूं तो ये 9 के वर्ग के पास है, 9 9 81, तो ये 8 के वर्ग के पास है, 8 8 64। उस केस में ये किसके पास है? 7 के वर्ग के पास है, लेकिन ये 9 के वर्ग से थोड़ा ज्यादा था, ये 7 के वर्ग से थोड़ा कम है, तो आपको यहाँ वर्गों का भी कोई रिलेशन नहीं मिलेगा और गुणा और भाग तो यहाँ बनेगा नहीं। जब ऐसी कंडीशन होती है तब वहां से दो ही तरीके यूज हो सकते हैं। पहला तरीका होता है अंकों की तरफ जाना, जैसे यहाँ 8 और 7 का जो रिलेशन होगा 6 और 9 का रिलेशन बना के देखेंगे। 8 और 7 दोनों जुड़ के 15 होते हैं, 6 और 9 जुड़ के 15 होते हैं, मतलब अंकों का योग दे रखा है, यहाँ अंकों का योग 15 और यहाँ भी अंकों का योग 15 है, ठीक है। दूसरी चीज, यही चीज अगर मैं यहाँ अप्लाई करूं तो 4 और 6 कितना होता है, इनका योग 10, तो जो भी ऑप्शन 10 योग बनाता होगा वो इससे रिलेशन रखेगा क्वेश्चन मार्क की प्लेस पर, क्योंकि इन दोनों का सेम एडिशन करके आया था, मतलब इन दोनों के अंकों को जोड़ के सेम आया था। तो यहाँ अगर 10 आया तो यहाँ भी 10 वाला ही होगा। 4 7 11, 5 7 12, 7 8 15, 8 और 2 10, इसका मतलब ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि ऐसे अंकों की तरफ किस कंडीशन में आप जाएंगे। उस वैन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच के संबंध को निरूपित करेगा। जैसे यहाँ एशिया दिया, भारत दिया, बिहार दिया, पटना दिया। ये वाला जो क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन में आप ये देखेंगे
कौन किससे क्या संबंध रखता है, एक एक को हम संबंध स्थापित करते हुए चलेंगे। अगर भारत को देखें तो वो एशिया का एक भाग है, बिहार को देखें तो वो भारत का एक भाग है, पटना को देखें तो वो बिहार का एक भाग है, तो पूर्णतः समाहित है। बिहार में पटना पूर्णतः समाहित है, भारत में बिहार पूर्णतः समाहित है, और एशिया में भारत पूर्णतः समाहित है। जब ये पूर्णतः समाहित वाली कंडीशन होती है या तो एक कैटेगरी दूसरे के अंदर पूरी पूरी आती है, तो उसको हम दर्शाते कैसे हैं? जो सबसे छोटा है उसको सबसे पहले लेते हैं, पटना। पटना पूर्णतः समाहित है बिहार के अंदर, बिहार पूर्णतः समाहित है भारत के अंदर, और भारत पूर्णतः समाहित है एशिया के अंदर। इसको कहते हैं पूर्णतः समाहित सकारात्मक। तो इसलिए ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहां आप लोग एक एक कैटेगरी को एक एक वैन आरेख से रिप्रेजेंट करेंगे और फिर उन वैन आरेख को आपस में संबंधित कर देंगे। लाइन को आरओवीएम से रिलेट कर सकते हैं, तो बोल्ट को हम किससे रिलेट कर सकते हैं? ये एनालॉजी का क्वेश्चन है जिसमें अल्फाबेट्स लिखे होते हैं। अब LINE को हमने रिलेट किया है ROVM से। तो जनरली हम क्या करते हैं, पहले लेटर को पहले लेटर से रिलेट करते हैं। जैसे L हमारा 12 पे है तो R 18 पे है, तो कितना जोड़ के आया? +6 करके आया। I 9 पे होता है तो O 15 पे, फिर +6 करके आया है। N 14 पे होता है और V जो होता है आपका 22 पे होता है। V 22 पे है तो 14 और 8 22, यहाँ 8 का रिलेशन है। E 5 पे होता है तो 8 13 पे। हम ऐसे एक रिलेशन बना सकते हैं, ठीक है। अब लेकिन बात को समझते हैं। बी कितने पे? 2 पे। पहले रिलेशन 6 का था, 6 ऐड करके आया था, 2 और 6 होता है 8। अब मतलब पहले हमने क्या ऐड किया? 6 ऐड किया, तो यहाँ भी 6 ऐड करूँ तो 2 + 6 क्या होता है? 8 होता है। अब 8 पे क्या होता है बच्चों? 8 पे होता है H, और H ऑप्शन में हमें नहीं दिया है। तो इस टाइप से अगर हम जा रहे हैं तो हमें आंसर नहीं मिल पा रहा है। तो जब ऐसी कंडीशन होती है तो ऐसे केसेस में हमेशा आप देखेंगे कहीं विपरीत क्रम तो नहीं बना हुआ है। इसमें विपरीत क्रम का बड़ा रोल होता है। जैसे I का विपरीत R होता है और L का विपरीत O होता है, N का विपरीत M होता है और V का विपरीत E होता है। तो इन्होंने क्या किया है, क्रॉसिंग मेथड से एक दूसरे के विपरीत लिख के उसका रिलेशन बनाया है। तो हम बनाएं तो बोल्ट का रिलेशन किससे बनेगा? बी का रिलेशन बनेगा वाई से, क्योंकि बी और वाई एक दूसरे के विपरीत होते हैं, और ओ का रिलेशन जो होता है एल से होता है। तो एल वाई से स्टार्ट होने वाला हमारा आंसर होगा, जो कि ऑप्शन बी है। कंप्लीट कर लेते हैं। टी का विपरीत जी होता है और एल का विपरीत ओ होता है। तो वाई एल वाई जी ओ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विपरीत कब लगाना है? क्रॉसिंग मेथड कब यूज करने, कैसे इसको फाइंड करेंगे, आपको क्लियर हुआ होगा अच्छे से। 17 से 24 आया, 24 से 38 आया, 38 से 59 आया, 59 से 87, फिर क्वेश्चन मार्क। 17 से हम 24 पे जा रहे हैं, 24 से 38। तो 17 और 24 पास पास है, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। तो वर्गों, घनों और आपकी गुणा का क्वेश्चन कभी भी नहीं होगा, सिर्फ अंतर का क्वेश्चन होगा। तो हम यहाँ क्या करेंगे, +7 ऐड किया, 24 पे पहुंच गए। आगे क्या ऐड करना पड़ेगा? 14। फिर 38 से 59 जाने के लिए 1 5 3 2, यहाँ से यहाँ जाने के लिए 9 8 17 7 5 2। अब जो हमारे यहाँ ऐसे अंतर के क्वेश्चन होते हैं, उनके अंतर में भी एक अंतर छिपा होता है। अंतर का अंतर कहते हैं उसको। लेकिन आपको ऐसे नहीं समझना है कि अंतर का अंतर, आपको समझना है कि उनमें जो अंतर आए हैं उन अंतर का एक रिलेशन दिया होगा। जैसे यहाँ 7 से 14 जाने के लिए मुझे 7 ऐड करना पड़ा, 14 से 21 जाने के लिए 7, 21 से 28 7, 28 से आगे 7 और ऐड करूंगा तो अगली बार में मुझे 35 का अंतर बनाना पड़ेगा। तो 87 में जैसे ही 35 ऐड करूंगा तो मेरा आंसर मुझे मिल जाएगा। 7 5 12, 8 3 11 और 1 12, 122 पे मेरा बन जाएगा, जो क्वेश्चन मार्क की प्लेस पर आएगा। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि चंद्रा टीना से छोटी है, देखिए हाँ, आप एक एक जो है यहाँ जिस जिसके नाम दिए होते हैं उनको एक एक करके रिलेट करके चलते हैं। जैसे उसने कहा चंद्रा टीना से छोटी है, तो टीना को अगर मैं यहाँ बनाऊं तो चंद्रा इससे नीचे बनेगी, क्योंकि चंद्रा उससे छोटी है, तो हम मान रहे हैं कि ये नीचे आएगा। चंद्रा टीना से छोटी है, पूजा सीता से लंबी है। अब पूजा और सीता का यहाँ कोई रिलेशन नहीं है टीना और चंद्रा से, इसलिए इस बात को आप स्किप कर देंगे थोड़ी देर के लिए, आगे चलेंगे। और सीता टीना से लंबी है, टीना से लंबी कौन है? सीता है। अब सीता का क्या रिलेशन दिया था पहले वो देखो, पूजा सीता से लंबी है। अब सीता से लंबी हो गई पूजा, अभी इसको हम रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। अब वो कह रहा है पूजा सीता से लंबी है, सीता टीना से लंबी है। इन
तो इन्हों में से कौन सबसे लंबी है? तो पूजा यहाँ सबसे लंबी हुई। यहाँ हमारे पास यही 4 लोग दिए हुए थे, चंद्रा हमने बनाया, टीना हमने बनाया, पूजा और सीता, सबको हमने यहाँ प्लॉट किया और प्लॉट करके हम लोग अपना आंसर फाइंड आउट कर पाए। तो ये आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे कैसे हमें ये करना होता है। जिसको कोई डाउट होगा तो कमेंट लिख दीजिएगा। उम्मीद करता हूँ अच्छे से आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो इनमें सबसे लंबा पूजा है, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कथन और निष्कर्ष के क्वेश्चन को समझिए कैसे हम करते हैं। उसने कहा सभी किताबें कागज हैं। सभी का मतलब होता है पूर्णतः समाहित, और वो सकारात्मक है क्योंकि पॉजिटिव बात कह रहा है। अगर वो नहीं में बात करता तो होता है नकारात्मक। तो सभी किताबें कागज हैं। जब ऐसा कोई क्वेश्चन होता है तो हम बनाएंगे किताबें और किताबों को रिप्रेजेंट करेंगे एक सर्कल से, ये हो गया वैन आरेख, और सभी की सभी किताबें कागज हैं तो ये कागज के अंदर आएंगे। ठीक है बच्चों, अगर वो कहता कागज किताबें हैं तो फिर कागज अंदर आता, तो ये हो गया ऊपर कागज। तो इससे बात क्या समझते हैं आप आराम से समझो। किताबें तो सारी की सारी कागज के अंदर आ गई, लेकिन कागज का कुछ हिस्सा भी तो किताबों के यहाँ है, जो किताबों वाला हिस्सा वो कॉमन ही तो है। तो हम कहेंगे सभी किताबें कागज हैं, लेकिन जब कागज से किताबों का रिलेशन बताएंगे तब कहेंगे कुछ कागज किताबें हैं। अगला कथन क्या कह रहा है? सभी पेड़ कागज हैं। सभी पेड़ कागज हैं। अब सारे के सारे पेड़ भी कागज के अंदर ही आ रहे हैं। ठीक है, ये पेड़ है तो ये कागज के अंदर आ रहा है, और कागज के अंदर तो किताबें भी आ रही हैं। सभी कागज रिसाइक्लेबल हैं। ठीक है, तो बात क्या होगी इसके अंदर कि आपका जो ये पार्ट है किताबें, तो पेड़ सारे पेड़ कागज हैं और सारी किताबें भी कागज हैं, लेकिन किताबें और कागज का आपस में कोई रिलेशन नहीं दिया। ये मान लेते हैं किताबें, ये है कागज, लेकिन ये सारे के सारे पेड़ है, सॉरी ये पेड़ है और ये आपकी किताबें हैं, और ये सारे के सारे कागज के अंदर आ रहे हैं, तो फिर ये कागज की तरह काम करेगा। तो कागज के अंदर आ गए ये दोनों के दोनों। तो उसने कहा सभी किताबें, इसको किताबें मान लेते हैं, सभी किताबें कागज हैं और सभी पेड़ भी कागज हैं, है ना, ये पेड़ हो गया। तो लेकिन कागज और पेड़ का आपस में कोई रिलेशन दिया नहीं है, तो इसलिए इनको अलग अलग बनाएंगे कागज के अंदर। उसने कहा सभी कागज रिसाइक्लेबल है। अगर ये पूरा का पूरा रिसाइक्लेबल है तो अंदर जो भी है वो सब रिसाइक्लेबल ही होगा। तो आगे उसने निष्कर्ष जो दिया है इसी पिक्चर के आधार पे हम बनाएंगे। उसने कहा कुछ किताबें पेड़ हैं, तो कुछ किताबें पेड़, किताब और पेड़ का आपस में कोई रिलेशन दिया नहीं है उसने, तो पहला निष्कर्ष गलत है। फिर कह रहा है सभी पेड़ रिसाइक्लेबल है। देखो सारे कागज अगर रिसाइक्लेबल है तो अंदर जो भी है वो रिसाइक्लेबल ही होगा। तो अंदर क्या है, ये पेड़ है, तो पेड़ रिसाइक्लेबल होगा। तो निष्कर्ष 2 जो है आपका करेक्ट आंसर यहां होगा। सुमन महेश और कुमेश का अपने बेटे के चाचा के बेटों के रूप में परिचय करवाती है। लड़के सुमन के क्या लगते हैं? देखिए समझिए बात को। सुमन महेश और कुमेश का अपने बेटे, तो कौन बात कर रही है? सुमन। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में क्या करो, सुमन को बनाओ। सुमन होगा, सुमन का पति होगा, ये पति पत्नी होंगे, इनका कोई बेटा है। सुमन महेश और कुमेश को अपने बेटे, ये बेटे मान लेते हैं, ठीक है, ये बेटे हो गए। अब वो कह रहा है, कह रही है सुमन महेश और कुमेश का अपने बेटे के चाचा। बेटे का चाचा कौन होता है? जो उसका पिता है उसका भाई, ठीक है, मतलब सुमन का देवर। तो सुमन का ये देवर है, ठीक है, अपने बेटे के चाचा के बेटों के रूप में, मतलब इसके पापा के भाई के बच्चों के रूप में परिचय कराती है। ये महेश है, ये कुमेश है। अब वो कह रहे हैं लड़के सुमन के क्या लगते हैं? तो सुमन के देवर के बेटे हुए दोनों, तो सुमन के देवर के बेटों को हम भतीजे कहेंगे। तो ये हो गया आपका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी को कोई डाउट है तो कमेंट करके बताइएगा। यदि ट्रैक्टर को 14, ट्रॉली को 14, तो स्कूटर को हम क्या कह सकते हैं? तो देखो जब हमारे पास इतने बड़े बड़े अल्फ़ाबेट्स, बड़े अल्फ़ाबेट्स का मतलब होता है अंग्रेजी वर्णमाला में उनकी जो प्लेस है वो बड़ी जगह है। तो टी की जो प्लेस है, टी 20 नंबर पे आता है अंग्रेजी वर्णमाला के अंदर, आर जो है 18 नंबर पे आता है। जब इनकी प्लेस वैल्यू इतनी बड़ी बड़ी संख्याएं हैं और उनसे एक छोटी संख्या बनी है 14, जबकि ट्रॉली जो अलग एक बिल्कुल डिफरेंट वर्ड है उससे भी हमने 14 ही बनाया, तो छोटी संख्या बनी, जबकि इनके प्लेस वैल्यू बहुत बड़े बड़े हों और ये 14 बने तो और अगले वाला भी 14 बनना, मतलब दोनों सेम बन जाए। तो उसमें ना एक रिलेशन फाइंड कर लेना हमेशा। वो रिलेशन क्या है कि जितने यहाँ अल्फ़ाबेट दिए उनकी काउंटिंग कर लेना, 1 2 3 4 5 6 7। अगर ये इधर वाले अल्फ़ाबेट और इधर वाले अल्फ़ाबेट सेम है, मतलब नंबरिंग कितने कितने अल्फ़ाबेट, अगर वो बात सेम है, अल्फ़ाबेट तो अलग अलग हो सकते हैं, जैसे यहाँ पे एल है, इधर कहीं भी एल नहीं है,
ठीक है, तो यहाँ भी 7 ही हैं, देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7। जब दोनों तरफ अल्फ़ाबेट सेम हो तब हमेशा अल्फ़ाबेट से आंसर आएगा। अल्फ़ाबेट 7 है, आंसर 14 है, तो हम कह सकते हैं 7 का डबल 14 होता है या फिर 7 + 7 14। तो जितना ये यहाँ अल्फ़ाबेट्स हैं उनके अनुसार हमें आंसर को कंपेयर करना है। अगर देखिए समझते हैं बात को कि ये जो दोनों हैं ये अल्फ़ाबेट्स अलग होते, इधर 7 है इधर कुछ और होता, फिर इनका ये नंबर सेम होता, तब कभी भी ये इनकी प्लेस इनके नंबर से नहीं आता कि ये कितने हैं, तब इनकी प्लेस वैल्यू से हम आंसर निकालते हैं। दूसरी चीज़ क्या है, यहाँ 7 अल्फ़ाबेट्स हैं और सातों अल्फ़ाबेट बड़े-बड़े नंबर पे आते हैं, तो इसके नंबर्स को अगर हम ऐड करेंगे या कुछ भी इनमें रिलेशन निकालेंगे तो बहुत बड़ा एक रिलेशन निकलेगा, तो उससे एक बहुत छोटी संख्या 14 निकाल पाना थोड़ा-सा मुश्किल काम है। तो इसलिए हमने देखा कि इनके अल्फ़ाबेट अगर सेम है और इधर आंसर एक छोटा-सा है, तो हमेशा जो उसका कोड अगर छोटा होगा तो वो अल्फ़ाबेट की नंबरिंग से ही आंसर आ जाएगा। तो यहाँ रिलेशन क्या हुआ, जितने अल्फ़ाबेट है उसका डबल आपका कोड है। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ भी 7 है और 7 का डबल फिर से करना पड़ेगा हमें, तो हमारे पास यहाँ भी कोड जो है 14 ही बनेगा, तो इसलिए ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा।